औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जी MTH 601 असाइनमेंट जो है ये आपके पास 1 सोल्यूशन के साथ हाजिर है। जो आपके पास सेमेस्टर है वो आपके पास है स्प्रिंग 2020 का। जी तो इस असाइनमेंट का जो 100% करेक्ट सोल्यूशन है वो आपके पास लेके हाजिर हुए हैं। अच्छा, ये असाइनमेंट के सोल्यूशन को समझना इतना ज़रूरी है कि ये MCQs इसमें से इतना ज़्यादा आता है पेपर में कि अगर आप ये असाइनमेंट के टॉपिक को आप समझ लें आप बिल्कुल तरीके से, क्योंकि मैं आपके सामने लाइव सोल्यूशन सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो अगर आप इसको समझ लें तो मुझे उम्मीद है कि आपके 20% जो MCQs हैं, जो आपके क्विज़ेस हैं, वो आपके कवर हो जाएंगे। जी ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये डायग्राम दी गई है और वो आपको कहता है कि आपने कंस्ट्रक्ट करना है, आपने एक टेबल को जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है विच शो, जो कि आपको बताएगा दी रिलेशनशिप, जो कि आपको रिलेशनशिप बताएगा बिटवीन देयर प्रोसीजर्स। ठीक है, बिटवीन देयर प्रोसीजर्स। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 1 है। ठीक है, ये आपको प्रोसीजर बताएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जी आइए देखते हैं। अब ये है कि हमने जो है वो इसके तमाम प्रोसीजर्स बताने हैं। मतलब कि हम लोगों ने एक आंसर में जो है वो हम लोगों ने एक टेबल बनाना है। टेबल में ये होगा स्टूडेंट्स के आपके पास सबसे पहले एक्टिविटीज़ आएंगी, एक्टिविटीज़ के बाद आपके पास प्रोसीजर्स आएंगे, सॉरी प्रोसीजर्स नहीं, प्रीडिसेसर बताने हैं। यहाँ पर भी प्रीडिसेसर का वर्ड है और यहाँ पर भी थोड़ा सा जो है वो मेरे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, मैं दोबारा लिख देता हूँ। प्रीडिसेसर आपने बताने हैं। ठीक है, प्रीडिसेसर्स, और यहाँ पर आपने बताना है ड्यूरेशंस। ठीक है जी, ये अब टेबल जो है वो इसका ड्रा कर लेंगे। अगर और इसने लंबा जाना होगा तो इसको जा लेंगे। अब देखते हैं, इसको ड्रा करना है। ये आपने सबसे पहला देखें, आपके पास ए जो है वो शुरू होता है और ए आपके पास जो है वो ले रहा है इसका आपके पास प्रीडिसेसर कोई नहीं है। प्रीडिसेसर का मतलब ये होता है कि इसके पीछे आपके पास, मतलब कि इसके पीछे जो है वो आपके पास कौन सा नोड है। तो ए के पीछे A1 से स्टार्ट हो रहा है, इसके पीछे कोई नोड नहीं है, तो ए का प्रीडिसेसर कोई नहीं है। और इसका जो ड्यूरेशन है वो आपके पास ये लिखा हुआ है, ए का ड्यूरेशन जो है वो आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बी को। ए के बाद अब बी आता है, बी का भी प्रीडिसेसर कोई नहीं है, तो यहाँ पे बी नोड, बी का प्रीडिसेसर कोई नहीं है और बी का जो ड्यूरेशन है वो है आपके पास 3। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स आते हैं हम लोग सी की तरफ। ये सी है और सी का प्रीडिसेसर देख लेते हैं। जी ये सी है, सी का ड्यूरेशन 3 है, लेकिन सी के पीछे जो इसका प्रीडिसेसर है वो ए है, तो सी का प्रीडिसेसर ए हुआ और इसका ड्यूरेशन हुआ 3। अब सी के बाद नेक्स्ट आपके पास आता है डी, तो डी जो है वो ये है, मतलब कि डी ये है। डी देखें, डी आपके पास जो है वो यहाँ से वहाँ तक जा रहा है। ठीक है, मतलब कि डी यहाँ से वहाँ तक जा रहा है, ये डी है। डी देखें, अब देखें 1 से 3 पे आएंगे तो ये एरो है और डी ये यहाँ पे जा रहा है 4 पे, मतलब कि जो डी का आपके पास प्रीडिसेसर है वो हुआ बी, तो डी का प्रीडिसेसर लिखना है बी और इसका डी का ड्यूरेशन आपके पास है 4। ठीक है, अब आते हैं आपके पास डी के बाद आपके पास आता है ई। जी ई आपके पास ये है, ई आपके पास जो है वो ये है। ठीक है, ई से पहले इसका प्रीडिसेसर है सी, तो यहाँ पर आपने लिख देना है सी और ई का ड्यूरेशन है 3। ठीक है, अब आते हैं एफ़ की तरफ। जी एफ़ को देख लेते हैं कि एफ़ का प्रीडिसेसर क्या है।
एफ़ का जो प्रीडिसेसर है वो आपके पास है डी मतलब कि ये डी जिसका ड्यूरेशन 4 है, ठीक है। तो देख लेते हैं ये डी जो है ये इसका ड्यूरेशन है। ये देखेंगे मैंने डी लिखा था ना पहले, ये डी था, तो डी का प्रीडिसेसर बी था और डी का ड्यूरेशन 4 लिखा गया था। ई का अब एफ़ का पीछे से जो प्रीडिसेसर है वो डी है, तो एफ़ का जो है वो डी लिख दिया और आपके पास एफ़ की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर आ गया 5, ठीक है। अब हमारे पास स्टूडेंट एक लास्ट रह गया है, वो है हमारे पास जी है, ठीक है। ये देखें ये जी है हमारे पास, ग्राफ में देखिएगा थोड़ा सा, मतलब कि अगर आप ग्राफ को गौर से देखें तो जब आपके पास जी नोड शुरू होता है 6 to 7 तो आपके पास पहले ई भी है और एफ़ भी है, मतलब कि आपके पास ऐसा पॉसिबल है कि किसी नोड के मतलब कि किसी नोड के प्रीडिसेसर 2 हों। तो हम लोग 2 जब लिखेंगे तो कुछ स्टूडेंट स्पेस के साथ लिखते हैं लेकिन कोमे के साथ लिखना है ई एफ़, और इनका जो ड्यूरेशन है वो इसका और इसका मिलाकर होगा, मतलब कि 5 + 3 जो है वो आपके पास 8 आएगा, तो यहाँ पर आना है 8, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये मैं आपको एक बार दोबारा जो है वो सारे का सारा दिखा देता हूँ टेबल, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है जी। स्टूडेंट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें वो आपको कहता है कैलकुलेट फॉलोइंग द एस्टिमेट फॉर ईच एक्टिविटी। जी पहला आपने जो है वो यानी कि आपने ईच एस्टिमेट जो है वो आपने एक्टिविटी का निकालना है। ये एक्टिविटीज़ कौन सी हैं स्टूडेंट? ये वही एक्टिविटीज़ हैं जो आपको ऊपर दिखाई गई हैं। अब आपने इनका जो है वो आपने क्या क्या चीज़ें निकालनी हैं, आपने एस्टिमेट निकालना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने इनका निकालना है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, EARLIEST, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो आपके पास होता है उसको आप ESTB लिखते हैं। फिर आपने सेकंड नंबर पे इनका निकालना है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। जो आपके पास अर्लीस्ट फिनिश टाइम होता है आप उसको EFTB लिखते हो, ठीक है। अब आपके पास होता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, वो भी आपने निकालना है ईच एक्टिविटी का। दोबारा से बता दूं वो एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, वो यही एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपको सारी ग्राफ में दिखाई गई हैं। इन पे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो लिख रहे हैं। सबसे पहले आपने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालना है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालना है और आपने निकालना है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम को आप LSTB लिखते हैं। लास्ट पे आपने इसका निकालना है 4 पे लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम को आप LFTB लिखते हो, ठीक है। तो अब जो है वो जी अब जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टॉप क्यों हो गया है जी? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का जो सोल्यूशन है वो हम लोग यहाँ पे लिखने लगे हैं। सब इसके लिए भी टेबल बनना है। पहला टेबल बनना है एक्टिविटीज़ का। ज़ाहिर बात है आपने जो है वो एक्टिविटीज़ पर ही तमाम ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने हैं। सबसे पहला जो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो आपने निकालना है EST, मतलब कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ये पूरा ऊपर मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। फिर आपने निकालना है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। फिर आप लोगों ने अर्लीस्ट फिनिश टाइम के बाद आप लोगों ने निकालना है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने निकालना है लेटेस्ट फिनिश टाइम, ठीक है। अगर ये इनकी लेंथ ज़्यादा और इंक्रीज़ होगी तो वो देखते जाएंगे। जो भी होगा वो मैं आपको यहाँ पर पीछे जो है ये ग्राफ में से, ज़ाहिर बात है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ही अपने तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करना है, तो साथ साथ इस ग्राफ को भी देखेंगे और ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। ये वीडियो चाहे जितनी मर्ज़ी लंबी हो, चाहे 1 घंटे की वीडियो ये बन जाए, लेकिन आप लोगों ने इसको लाजमी देखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि थोड़ा लेंथी है ये, इसको समझना।
सबसे पहले एक्टिविटी आपके पास आती है ए। इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है, मतलब कि ए एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है। ये स्टार्ट ही यहाँ से हो रही है तो इसके पीछे कोई नहीं है, तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आएगा 0। ठीक है। अब इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या है, मतलब कि ये फिनिश कब होती है जी। ये दो इसका टाइम ड्यूरेशन है, मतलब कि जब 2 मिनट या जो भी इसने यहाँ पे यूनिट लिया हुआ है ये वो अपना 2 मिनट या 2 सेकंड जो है या 2 घंटे हैं वो पूरा करेगी और पूरा हो जाएगी। तो इसका यूनिट अर्लीस्ट फिनिश टाइम का हुआ 2। अब लास्ट आपके पास जो है वो आपके पास जी। तो स्टूडेंट्स इसका हमने लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करना है, वो हमारे पास होगा 4 और लेटेस्ट फिनिश टाइम जो है वो हमारे पास होगा 6। ये कैसे है, ये बी एक्टिविटी में भी मैं आपको जाके समझाता हूँ जी। बी की तरफ आते हैं। बी का स्टार्ट टाइम आपके पास 0 है, मतलब कि बी से प्रीसीडिंग कुछ भी नहीं है तो 0 होगा। और बी का फिनिश टाइम क्या है, 3 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 0 और 3। अब आपके पास बी का जो LST मतलब कि लेटेस्ट, आपके पास बी का जो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम होगा वो आपके पास क्या होगा, मतलब कि देखें अगर आपके पास अगर बी से पीछे आपके पास कोई वैल्यू नहीं है तो बी का जो लेटेस्ट आपके पास स्टार्ट टाइम है वो 0 ही होगा, मतलब कि ये 0 से स्टार्ट होगी और ये आपके पास 0 पे जाके एंड होगी। ठीक है। लेकिन ए का आपके पास 4 क्यों था और 6 क्यों था, ये ए का जो है वो 4 इसलिए था क्योंकि ए जो है वो 2 पे बेस करता है। मतलब जी। तो स्टूडेंट्स आप सी पर जाते हैं तो सी का इस तरह 2 है और 5 है और 6 है और 9 है। इसी तरह आप आते हैं सी के बाद अगर आप आते हैं डी पर तो डी का 3 है, 7 है, 3 है और 7 है। अगर आप आते हैं डी के बाद अगर आप आते हैं ई पर तो ई का 5 है, 8 है, 9 है और 12 है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप आते हैं एफ़ पर तो एफ़ का 7 है, 12 है, 7 है और 12 है जी। आपके पास स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तकरीबन मैंने ई एफ़ तक जो है वो उसका सलूशन कर दिया है। ठीक है। ये अब एफ़ के बाद हमारे पास एक रह गया है, वो हमारे पास है जी। ठीक है। तो जी का भी देख लेते हैं। जी जो है वो हमारे पास इसका प्रीसीडिंग जो है वो 12 है, मतलब कि जी 8 है तो 2 4 2 3 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 और अगर हम कोई भी यहाँ से कोई शॉर्टकट वे यूज़ करेंगे अगर तो हमारे पास 5 4 9 10 11 12 बनता है। अगर हम यहाँ से आते हैं तो हम इसका 12 लिखेंगे, हम 9 भी लिख सकते हैं, वो हमारी अपनी मर्ज़ी है। इसी तरह इसका जो आपके पास अर्लीस्ट फिनिश टाइम है वो 20 है और इसी तरह इसका जो आपके पास लेटेस्ट स्टार्ट टाइम वो 12 है और ये 20 है। 20 किस तरह है, इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक 12 बनता है, 12 और 8 कर लें आप तो ये टोटल 20 ही बनता है, तो इसीलिए आपके पास ये 20 हुआ जी। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसमें हमें वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो देख लेते हैं जी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें ये कहता है कैलकुलेट द टोटल फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी। ठीक है। कैलकुलेट द टोटल फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी। ठीक है। फॉर ईच एक्टिविटी मतलब कि आप लोगों ने जो टोटल फ्लोट है आप लोगों ने वो फाइंड करना है और हर एक्टिविटी का मैं आप लोगों को टोटल फ्लोट का फार्मूला बता दूं। जो आपके पास टोटल फ्लोट है उसका आपके पास फार्मूला बनता है LFT माइनस EFT, मतलब कि LFT का मतलब ये है लेटेस्ट फिनिश टाइम
माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम, ये आपके पास फ्लोट बनता है। ठीक है, तो आपको तमाम ऊपर वाला टेबल दिया गया है, फिर भी यहाँ पर मैं एक्टिविटीज़ और उसके बाद उनका जो टोटल फ्लोट है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मतलब कि मैं प्रॉपर आप लोगों को टेबल जो है वो ड्रा करके दिखा देता हूँ जी। जो आपके पास ए वाला है, जो आपके पास एक्टिविटी ए है, उसका आपके पास टोटल फ्लोट बनेगा 6 - 2 = 4। इसी तरह जो आपके पास बी है उसका आपका बनेगा 3 - 3 = 0। इसी तरह जो आपके पास सी है उसका आपके पास बनेगा 9 - 5 = 4। इसी तरह जो आपके पास डी है वो आपके पास बनेगा 7 - 7 = 0। इसी तरह आपके पास जो ई है वो आपके पास बनेगा 12 - 8 = 4। इसी तरह जो आपके पास एफ़ है वो आपके पास बनेगा 12 - 12 = 0। इसी तरह जो आपके पास जी है वो आपके पास बनेगा 20 - 20 = 0। मतलब कि ये आपके पास जो टोटल मैंने आपको दिखा दिया है, मतलब कि टोटल जो आपके पास था वो मैंने आप लोगों को टोटल जो आप लोगों के पास फ्लोट बनता था वो मैंने आप लोगों को ग्राफ की सूरत में दिखा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर था आपके पास 3। अब आपके पास जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। मतलब कि आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। मतलब कि आपने क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। तो इसी को ही अकॉर्डिंग इसके ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्रिटिकल पाथ कैसे होगा, ए सी ई और जी, ठीक है, और बी ई बी डी एफ और ये। फॉर एग्जांपल न्यू पेज की तरफ आते हैं। मतलब कि आपने क्रिटिकल पाथ निकालना है, वो आपको कहता है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ आप कैसे निकालेंगे, देखें अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम लोग पाथ देख लें तो हमारे पास एक पाथ 1 बनता है और एक हमारे पास पाथ 2 बनता है। जो हमारे पास पाथ 1 बनता है वो हमारे पास बनता है A to C, C to E और E to G। और जो हमारे पास पार्ट 2 बनता है वो बनता है B to D, D to F और F to G। ठीक है, अगर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग हम पाथ 1 का डाटा लिख लें, मतलब कि पाथ 1 जो है उसका बनता है 2 और 3 और 3 और 8, ये टोटल बनता है 16। और अगर हम लोग लिख लें पाथ 2 तो ये हमारे पास बनता है 3 4 5 और 8। अगर इनको कलेक्ट करें तो ये हमारे पास बनता है B। तो सो द लॉन्गेस्ट पाथ, हमारे पास जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो ये है और जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ये है, यानी कि ये हमारे पास लॉन्ग है और ये हमारे पास शॉर्ट है। तो जो हमारे पास क्रिटिकल पाथ है, मतलब कि जो मुश्किल पाथ है, वो हमारे पास ये वाला बनता है। सो हमारा आंसर आता है द क्रिटिकल पाथ इज़, जो हमारे पास क्रिटिकल पाथ है वो हमारे पास आता है बी डी, बी के बाद डी, डी के बाद एफ, एफ के बाद जी। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन में वो हमें ये कहता है फाइंड द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है वो क्या बनता है, तो हमारे पास जो भी वो बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे पास द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, इसका आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज इक्वल टू 20। ठीक है स्टूडेंट्स, MTH 601 के MTH 601 नहीं, MTH 301, MTH 201, MTH जो है वो हमारे पास 301, MTH 202 और MTH 401,
इनके शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपको ये असाइनमेंट का सलूशन भी चाहिए हो तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।